हमारा पहला प्रश्न आपके बीच है, कह रहा है कि पावर फैक्टर दिया हुआ है 0.75, वोल्टेज रेगुलेशन आपको निकालना है और कह रहा है कि जीरो लोड पर यानी भी आप ऐसे समझे तो E0 का मान कितना दे दिया है, 2400 वोल्ट दे दिया है और टर्मिनल वोल्टेज आपको 3000 दे दिया है ना। अब आप जानते हैं मेरा नो लोड वोल्टेज जो रेगुलेशन मेरी क्या होती है, E0 माइनस V बटा V इंटू 100 होती है। तो आप कर दीजिए 2400 माइनस 3000 बटे 3000 गुना 100 कितना हो गया, 600 बटे माइनस 600 ना बटा 3000 गुना 100। सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना आ रहा है विद्यार्थी, आफ्टर सॉल्विंग माइनस 20% आ रहा है। तो उत्तर क्या दे देंगे, सी नंबर। अब जब निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन आ गया, इसका मतलब है कि आपका पीएफ कैसा है साहब, लीडिंग है। क्वेश्चन में भी लिख भी दिया गया है, पीएफ आपकी क्या है, लीडिंग है। यहां देखिए तो अग्रगामी है ना, अग्रगामी पीएफ होने पर मेरी वीआर कैसी होती है, निगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है, जो कि यहां पर प्राप्त भी हो रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। थ्री फेज स्टार कनेक्टेड 1 केवी का अल्टरनेटर 500 केवी की डेल्टा संयोजित प्रेरण मोटर को पावर सप्लाई कर रहा है। पावर फैक्टर 0.8 पश्चिमगामी है, दक्षता 0.9 है। अल्टरनेटर और मोटर के फेज में लगभग धारा क्या होगी। यानी साहब आपसे कह रहा है कि अगला पेज में चले हम लोग, तो यहां पर देख लीजिए पावर फैक्टर कितना दे दिया है, 0.8 दे दिया है, 0.8 दे दिया है। उसके बाद देख लीजिए आपको क्या दे दिया है, इफिशिएंसी दे दिया है 0.9, ठीक है। उसके बाद आपको क्या कह रहा है, तो हमारे पास वोल्टेज का मान कितना है साहब, वो हमको मालूम है क्या, वोल्टेज नहीं है, पावर मालूम है 500 किलो वाट। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहां पर सबसे पहले हम जानते हैं इफिशिएंसी बराबर आउटपुट बटे इनपुट होता है। यहां से इनपुट निकालना चाहें तो क्या लिखेंगे, आउटपुट बटे इफिशिएंसी लिखेंगे। मेरे पास आउटपुट कितना दे दिया है, आउटपुट मेरे पास 500 किलोवाट है कि वाट है, किलोवाट है। तो हम लोग यहाँ 500 लिख दिए और नीचे इफिशिएंसी 0.9 कर दीजिए, कितना आएगा 555.55। ये भी किसमें हो जाएगा, किलोवाटे में हो जाएगा। तो आपका ये क्या मिल गया, पावर इनपुट मिल गया, ठीक है। अब जब पावर इनपुट मिल गया तो मोटर में आप क्या रिलेशन जानते हैं, पावर इनपुट √3 VL/IL cos फाई होता है कि नहीं होता है, कंसेप्ट क्लियर। अब जब VL/IL cos फाई होता है तो IL का मान क्या निकालिएगा, पावर इनपुट बटा √3 VL cos फाई कीजिएगा कि नहीं विद्यार्थी जी। तो पावर इनपुट आपका कितना मिला, 555.55 किलो वाट है, तो हम 1000 से गुना कर देते हैं। √3 का √3 आपका जो है VL है क्या मालूम, कितना है 1 किलो वोल्ट है। तो यानी क्या कर देंगे 1000। पावर फैक्टर कितना 0.8। सॉल्व करके देखिए तो कितना आ रहा है, जब आप सॉल्व करते हैं तो मान आता है 401। कितना आ रहा है, 401 एम्पियर आ रहा है। ये तो क्लियर हो गया 401 एम्पियर। अब आप क्या जानते हैं, IPH बराबर IL बटा √3 होता है ना। तो IL मेरा 401 बटा √3 करिए, कितना वैल्यू आएगा 231.5 एम्पियर। डेल्टा में कनेक्टेड रहता तब ये होता, स्टार में रहता तो दोनों बराबर होता, समझे कि नहीं। स्टार में क्या होता है विद्यार्थी जी, स्टार में IL बराबर IPH होता है, डेल्टा में IL बराबर √3 IPH या IPS बराबर IL बटा √3 होता है। स्टार में वोल्टेज
अलग होती है, करंट सेम होती है, डेल्टा में वोल्टेज सेम होती है, करंट अलग होती है। चलिए आगे बढ़ें। कह रहा 6 पोल 3 फेज 1000 आरपीएम पर चलते हुए 8 पोल का इंडक्शन मोटर को आपूर्ति कर रहा है। रोटर की धारा की आवृत्ति एफआर का मान 2 हर्ट्ज है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है एनआर बराबर बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले देख लीजिए, कह रहा अल्टरनेटर, तो अल्टरनेटर जिस स्पीड पे चलता है वह तो सिंक्रोनस स्पीड ही होता है। तो एनएस का मान हमको 1000 आरपीएम दे दिया है, नहीं विद्यार्थी जी। और आपको कितना पोल है? 6 पोल है। तो मेरे पास पोल कितना हो गया? 6 हो गया। अब जल्दी से आइए, यहां से फ्रीक्वेंसी हम क्या निकाल लेंगे? बिल्कुल फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? 100। आप लोगों को रिलेशन याद है ना? क्या याद है? NS बराबर 120 F/P होता है। तो यहां से क्या करिएगा? F बराबर NS इंटू P बाई 120। तो यहां भी F क्या हो जाएगा? 1000 गुना 6 बटा 120। तो कितना हर्ट आया? 50 हर्ट्ज आ गया। ठीक है, तो मेरी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज हमको मिल गई। कितना मान आ रहा है? कितना मान आ रहा है? 0.04। अब 0.04 स्लिप निकल गया। एनआर बराबर क्या जानते हैं? NS इंटू 1 माइनस एस। NS आपका 1000 है, 1 माइनस 0.04 यानी 1000 गुना 0.96 960 आरपीएम आ गया। ऑप्शन नंबर बी। क्या वो अल्टरनेटर के साथ हमने कनेक्शन किया है 3 फेज सिंक्रोनस नहीं बल्कि इंडक्शन मोटर को। तो अल्टरनेटर क्या उत्पन्न कर रहा है? यह वोल्टेज उत्पन्न कर रहा है। इसके वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होगी, वही सप्लाई इसको जा रहा है। तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी कहां बदल रहा है? उसके 8 पोल से कोई लेना देना हम लोगों को नहीं है विद्यार्थी जी। हमको लेना देना एफआर से है और फ्रीक्वेंसी से है। चलिए आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन, तेजी में कलम चलाओ। चलिए हो गया, आगे बढ़े। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 100 केवीए का 3 फेज वाला अल्टरनेटर है, यानी पावर आपका कितना दे दिया? 100 केवीए दे दिया। हमारी वोल्टेज का मान देखिए कितना कह रहा है। वोल्टेज आपको कितना कह रहा है साहब? 440 वोल्ट है। फुल लोड शक्ति पर चल रहा है। पीएफ का मान 0.8 है। आपसे कह रहा है लाइन करंट बराबर क्या होगा, ये निकालना है। अब चलिए जरा सबसे पहले हम लोग देखते हैं 100 केवीए पावर आपका क्या है साहब? ध्यान रखिएगा, पी इन बराबर आप लोग क्या लिखते हैं? √3 VL IL cos फाई लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? यहां से IL हम कर दें पी इन बटा √3 VL cos फाई, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जो दिया हुआ वोल्टेज है वो कौन सा वोल्टेज है? लाइन वोल्टेज है, नॉर्मली आप जानते ही हैं। अब ऐसी परिस्थिति में मेरे पास इनपुट पावर क्या है? 100 केवीए। इसे 100 गुना 10 की पावर 3 लिखा जा सकता है। अब यहां से आप लाइन करंट बताइए, 100 गुना 10 की पावर 3, अब बाय क्या हो जाएगा? √3 VL के बदले में 440 गुना 0.8, सिंप्लीफाई करके बताइए कितना आया? कितना आ रहा है? 164 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ें। हो गया, आगे बढ़ें। 230 वोल्ट पर 20 एम्पियर, यानी वोल्टेज 230 वोल्ट है, करंट 20 एम्पियर है। कह रहा जनित्र को चलाने के लिए कितने वाट की मोटर चाहिए अगर इफिशियंसी कितना है? 86% यानी 0.86 है। तो साहब जी आप जानते हैं, क्या जानते? इफिशियंसी बराबर आउटपुट बाय इनपुट होता है। ठीक है,
अब आपको निकालना क्या है साहब, कितने वाट की मोटर लगेगी। ठीक है, तो हम लोग यहां क्या करते हैं, आप जानते हैं हमारा इनपुट बराबर क्या होगा, आउटपुट बटे एफिशिएंसी। तो आप देख लीजिए 230 गुना 20 बटा 0.86 करिए, कितना हो रहा है, 3000 कि 5348, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 230 ठीक है डिवाइडेड बाय 0.86, 5348.8 वाट, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ें अब। दो 230 वोल्ट 5 एचपी का डीसी सीरीज मोटर है, आर्मेचर फील्ड रेजिस्टेंस दिया हुआ है, यानी आरए का मान 0.3 ओम, आरएसएच का मान 0.7 ओम दे दिया है, और 2 पॉइंट स्टार्टर से चालू कर रहे हैं। स्टार्टिंग करंट फुल लोड करंट का कितना है, IST बराबर 1.4 IFL है, आपसे IST निकालने कह रहा है। ठीक है, चलिए विद्यार्थी जी, और 220 वोल्ट आपका क्या है साहब, सप्लाई वोल्टेज है, और पावर कितनी है साहब, 5 HP है। आप लोग यहां से एक छोटी बात जानते हैं, क्या जानते हैं साथियों, हमें अगर निकालना हो करंट तो क्या करना होगा बताइए, लाइन करंट निकालना हो तो हम लोग लोड करंट IL निकालेंगे तो पावर बटा वोल्टेज करेंगे। मेरा पावर 5 HP है तो 5 गुना 735.5 कर दीजिए, अब बटा वोल्टेज 220 करिए, कितना हो रहा है, 735 से लेके कीजिए, एक बार करके देख लेते हैं कितना होगा ये, 5 गुना 735.5 बटा 220, 5 गुना 735.5 डिवाइडेड बाय 220, 16.71 एम्पियर। ठीक है, अब चलिए, जब लाइन करंट निकल गया तो हम लोगों को क्या यह गाइड कर रहा है, हम लोग समान रूप से जानते हैं, क्या जानते हैं साहब, मेरी स्टार्टिंग करंट कितना होती है, 1.5 गुना होती है फुल लोड करंट का, इसने कहा है कितना हो रहा है, 1.4 हो रहा है, तो 1.4 में गुना कर दीजिए क्या साहब, 16.71। अब बताइए कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, 16.71 गुना 1.4, 23.39, यानी 23.4 कह दीजिए इसको। ठीक है, 23.40 आ रहा है। अब आपको क्या करना है विद्यार्थी जी, हमें अब चाहिए परिपथ को नियंत्रित करने के लिए कुल प्रतिरोध, तो मेरा टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज बटा टोटल स्टार्टिंग करंट, तो 220 बटा कर दीजिए 23.40, कितना आ रहा है, 220 डिवाइडेड बाय 23.40, लगभग 9.40, कितना आ रहा है, 9.40 आ रहा है। ठीक है, अब आइए, ये तो मेरा हो गया रेजिस्टेंस स्टार्टिंग के समय का। अब आप लोगों को क्या देखना है, ध्यान दीजिएगा, ये तो हमारा क्या है, कुल प्रतिरोध है। अब यहां से ध्यान रखिए, कुल रेजिस्टेंस जो कहां चाहिए, नियंत्रण के लिए चाहिए। अब आपसे कह रहा है प्रारंभिक करंट के इतना है 2 पॉइंट स्टार्टर में, अच्छा अब हम लोगों का जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो कैसे निकलेगा, वो होगा साहब आर स्टार्टिंग माइनस आर ए प्लस आर एस एच या आर एस ई। तो अब ये कितना कर देंगे, 9.40 माइनस हो जाएगा आर ए का मान कितना है 0.3 है, ये तो 1, तो बराबर 8.4 आ रहा है, नहीं 8.4। एक काम करिए, 746 पे मिल जा रहा है, अच्छा 746 पे करने पे 8.8 आ रहा है, ठीक है 7 आ रहा है, तो ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो दोनों से हमने देख लिया, मान लीजिए कोई 746 पर भी किए हैं तो उनका भी 746 कर लिए तो 3 इतना डिवाइडेड बाय 220, तो 16.95 आ रहा है ना, 746 करने पे 16.95 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर हम लोग डी को मानकर चलेंगे।
हमने 735 पर किया है, किसी की इच्छा होगी तो 746 पर भी कर लीजिएगा, कोई उसमें परेशानी नहीं। हाँ, एक्यूरेसी तब आती जब 1.4 की जगह 1.5 कर देता ना, तब पूरा एक्यूरेसी आ जाती। लेकिन क्वेश्चन कह दिया है तो हम लोग अपने मन से कैसे करेंगे? चलिए आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन, पांच 500 वाट पावर दे दिया है, रेजिस्टेंस दे दिया है कितने का साहब? 5 ओम का। V बराबर व्हाट? आप P V और R के बीच का रिलेशन जानते हैं, P बराबर V स्क्वायर बाय R। V स्क्वायर बराबर क्या होगा? P इंटू R। V बराबर अंडर रूट P इंटू R। तो अंडर रूट P के बदले में 500, R के बदले में 5, अंडर रूट 2500 बराबर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ जाएं। पावर दे दिया है 2 वाट, उसके बाद रेजिस्टेंस दे दिया है 200 ओम। आई पूछ रहा है कितना? तो पी आई आर के बीच क्या रिलेशन? P बराबर आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर बराबर P बाय आर। आई बराबर अंडर रूट P बाय आर। P का मान कितना है साहब? 2। R कितना है? 200। सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 1/10। तो कितना मिली एम्पियर? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला बढ़ें। अगला क्वेश्चन कह रहा है वाई में कितना करंट जा रहा है। देख लीजिए साहब, इस नोड पर क्या हो रहा है? एक्स के लिए एक्स का मान आप देख रहे हैं 2 आ रही है, 1.5 जा रही है, यानी 0.5 आ गया। ठीक है, तो 0.5 यहां से आया, एक यहां से निकल गया, और यहां वाई। तो अब यहां क्या होगा? वाई बराबर 0.5 -1, यानी -0.5 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ें। एसी जनरेटर का वह भाग जो कुंडली से बाहरी परिपथ तक विद्युत धारा को भेजने का काम करता है साहब, कौन सा होता है? निश्चित रूप से क्या होती है? ब्रश, जो बाहरी संपर्क को जोड़ने का काम करती है। लेकिन ये कहां पर साहब? याद रखिएगा, छोटे अल्टरनेटर में, बड़े में तो बिल्कुल भी नहीं। और हम ब्रश का प्रयोग रोटर की फील्ड वाइंडिंग को क्या करने के लिए साहब? फील्ड वाइंडिंग को डीसी उत्तेजन देने हेतु भी क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ठीक है, बड़े अल्टरनेटर में आउटपुट सीधे हमको कहां से मिलता है? आर्मेचर के टर्मिनल से मिल जाता है, वहां पर हमको जरूरत नहीं पड़ती। एसी सर्वो मोटर समान रूप से किसका एग्जांपल है? ये देखिए, एक यहां एक यहां, 2 फेज में सेपरेटेड है। ये कंट्रोल वाइंडिंग, ये आपकी मेन वाइंडिंग। हमारी जो सर्वो मोटर है यह साहब क्या है? कंप्यूटर के साथ बहुत ज्यादा कंपेटिबल होती है। ऑटोमेशन में, ऑटोमेशन हेतु हम इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। रिमोट और प्रोग्रामिंग से कंट्रोल बेहतर होता है। यह 2 फेज के इंडक्शन मोटर की तरह की फिनोमिना व्यक्त करती है। आपको याद है साथियों कि हमारा क्या हो रहा था? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में भी हम उसको 2 फेज में स्प्लिट करते थे, मेन वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग में। यहां पर कंट्रोल और मेन वाइंडिंग में हम लोग स्थापित कर रहे हैं और पहले से इसको सेटल करते हैं। तो 2 फेज पर यह संचालित होने वाली इंडक्शन मोटर की तरह क्या होती है? काम करती है। अगला साहब, ट्रांसफार्मर में नो लोड टेस्ट क्या निश्चित करता है? आप सब जानते हैं नो लोड टेस्ट में किसको ओपन करते हैं?
HV साइड को ओपन रखते हैं, LV साइड में सारी व्यवस्थाएं अरेंज करते हैं, वाट मीटर, अमीटर है ना, और वोल्ट मीटर को। तो आपको क्या पता चला, हम इसके माध्यम से आपका जो दो तरह से इधर हमारा जा रहा है IW, इधर मेरा क्या जा रहा है IM, यहां R0 यहां X0, तो हम लोग किसको किसको कैलकुलेट कर लिए, I0 भी कर लिए, IM भी कर लिए, IW भी कर लिए, और साहब टोटल पावर PI भी कर लिए, है ना, आयरन लॉस भी कर लिए। अब PI किए तो इसके साथ ऑटोमेटिक PHP भी इंक्लूड हो गया, R0 भी निकाल लिए, X0 भी निकाल लिए, बहुत सारा पैरामीटर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैग्नेटाइजिंग करंट, आयरन लॉस, ये दो हमको दिया गया है, तो आंसर क्या देंगे, इस दोनों को हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए विद्यार्थी जी आगे बढ़ें, अगले प्रश्न की ओर चलिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हेयर ड्रायर में साहब, तो हेयर ड्रायर कई प्रकार का होता है, बड़ा छोटा कम उच्च हर दक्षता का होता है। हेयर ड्रायर से हम लोग क्या करते हैं, गीले बाल को सुखाने के लिए प्रयोग करते हैं साथियों। और आजकल तो सेंसर भी आ गया है, जैसे सामान से ज्यादा हीट होता है अपने आप चलना बंद कर देता है, नहीं तो पहले चलते चलते बहुत गर्म हो जाता था, ठीक है कि नहीं, बाल को भी नुकसान पहुंचा देता था। और बहुत सारा विद्यार्थी तो हेयर ड्रायर का प्रयोग ठंडा मौसम में सर दर्द पकड़ता है ना, तो उसी से माथा को गर्म करने के लिए भी करता है, समझे कि नहीं। जो सब बच्चा कर रहा है वो सब मुस्कुरा भी रहा है, ठीक है। चलिए साहब, तो हम लोग स्प्लिट फेज भी बहुत हैवी हो जाता है, ठीक है, कैपेसिटर स्टार भी हैवी हो जाता है, इसका यूज करेंगे शेडेड पोल का। यही है आजकल नया जमाना का, यहां पर स्विच है 3 मोड में संचालित होगा, ठीक है कि नहीं। क्या अब यहां शेडेड का ही ऑप्शन सुटेबल है, छोटे मोटरों, छोटा मेरा हेयर ड्रायर होगा यही यूज करते हैं। बाकी यदि बढ़िया क्वालिटी का है तो PMDC का भी हम लोग यूज करते हैं। वोल्टेज स्टेबलाइजर का क्या उद्देश्य है साहब, आप जो अपने घर में वोल्टेज स्टेबलाइजर एसी के साथ लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, आपके एसी को हमेशा 220, 230, 250 वोल्ट चाहिए, 220 से नीचे के लिए तो बिल्कुल उचित नहीं है, बंद कर दीजिए। तो हमें 220, 230 का वोल्टेज अनवरत वह मेंटेन करके खींच करके रखेगा, इसके लिए चाहिए। यानी वोल्टेज को साहब क्या करना, लोड को अस्थिर वोल्टेज देने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, वोल्टेज स्टेबलाइजर की। यह वोल्टेज के मान को बढ़ाकर 500 वोल्ट नहीं करता, यह वोल्टेज के मान को अस्थिर रखता है हमारे लोड के रिस्पेक्ट में। विद्यार्थी जी ये तो आप लोग प्रैक्टिकल किए होंगे, ब्रेडबोर्ड पर बनाए होंगे, है ना विद्यार्थी जी, बहुत सारा सर्किट आप लोगों ने बनाया है ITI की परीक्षा के दौरान भी, पढ़ाई के दौरान भी। क्या विद्यार्थी जी, इसके अंदर पूरी व्यवस्थाएं, इसमें अलग से कंडक्टर लगाने का, वायरिंग करने का कोई जरूरत नहीं रहता। नीचे का पूरा बेस क्या होता है, इसका कंडक्टिंग लेयर ही रहता है साहब। और आपको जहां जहां जिसमें अटैच करना है करके, ये देख लीजिए आपका क्या है, बैटरी है, यहाँ स्विच है, LED लगा दिया, एक रजिस्टर लगा दिया कंट्रोल के लिए, ये आपका क्या कर रहा है, इंडिकेटर के रूप में, टॉर्च के रूप में, जैसे है आप यूज कर लीजिए, है कि नहीं है। तो ये आपका कौन सा सर्किट है साहब, ब्रेड बोर्ड है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, PCB नहीं है। PCB का डिजाइन थोड़ा अलग रहता है, ग्रीनिश टाइप से हल्का रहता है, उसमें आपका लाइन लाइन बना रहता है, नंबर वगैरह के हिसाब से उस पर हम लोग सोल्डिंग करने का काम करते हैं। ट्रांसफार्मर में नियमित इफिशिएंसी डैश पर निर्भर करती है। तो साहब ट्रांसफार्मर की इफिशिएंसी तो आप लोग जानते हैं, आउटपुट बाय इनपुट होती है, बराबर क्या लिखिएगा, VI cos फाई बटा VI cos फाई प्लस क्या होता है, PI प्लस PCU होता है ना विद्यार्थी जी, कोई दिक्कत। या इसी को ऐसे लिखते थे ना, KVA cos फाई, अब क्या हो जाएगा, KVA cos फाई प्लस PI प्लस PCU। नेचुरल सी बात है, KVA किसके लिए लिख रहे हैं, VIA के लिए लिख रहे हैं जी, स्वाभाविक सी बात है। तो किस किस पर डिपेंड कर रहा है, देख लीजिए आपका साहब, लोड करंट और लोड का पावर फैक्टर दोनों पर कर रहा है, नेचुरल सी बात है। इनपुट के पावर फैक्टर से तो कोई मतलब ही नहीं है, लोड रहेगा इंडक्टिव तो पावर फैक्टर लैगिंग, और लोड रहेगा रेजिस्टिव तो पावर फैक्टर यूनिटी, और लोड रहेगा कैपेसिटिव तो पावर फैक्टर लीडिंग हो जाएगा, ये आप लोग जानते हैं साहब। इसीलिए क्या होगा, दोनों पर निर्भर करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ट्रांसफार्मर इंस्टॉलेशन में क्या नहीं होता है साहब, ट्रांसफार्मर में सुरक्षा की व्यवस्था तो हम लोग करते ही हैं, ब्रीदर रहता ही है नमी रहित हवा को अंदर प्रवेश कराने के लिए, और एक्सेसिव हवा जब हीट उत्पन्न होती है तो बाहर फेंकने के लिए। बुकोज रिले होता है इनसिपिएंट फॉल्ट को साहब सुरक्षा देने के लिए, आंतरिक फॉल्ट से हमें बचाने के लिए। ट्रांसफार्मर में एक्साइटर की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। एक्साइटर आपको कहां चाहिए, अल्टरनेटर या आपका साहब सिंक्रोनस
मोटर में चाहिए। और कैसा एक्साइटर जी? कैसा एक्साइटर वैज्ञानिकों? डीसी एक्साइटर चाहिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। डीसी जनरेटर में पोल शू का क्या उद्देश्य है? साहब जी ये आपका देख लीजिए ऐसे फैला हुआ, ये जो फैला हुआ भाग है, पहला काम तो मेरा वाइंडिंग जो है फील्ड वाइंडिंग, उसको नीचे गिरने नहीं देता है, उसको साफ सहारा देता है। दूसरा काम मेरे चुंबकीय फ्लक्स को यूनिफॉर्म बनाने का प्रयास करता है और बीच का रिलक्टेंस को क्या करता है? कम कर देता है। तो क्या जवाब दीजिएगा? फील्ड कॉइल को सहारा देता है, सही है। एयर गैप में फ्लक्स को समान रूप से वितरित करता है, वो भी सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ जाएं। आइए विद्यार्थी जी, हाँ हाँ बिल्कुल। एक लैप वाउंड डीसी मशीन में कंडक्टर की संख्या कितना है साहब? 100 है। और समांतर मार्ग की संख्या कितना है? 10 है। तो कह रहा पिच का औसत क्या होगा? तो साहब जी आपका औसत पिच क्या होगा? कंडक्टर की संख्या अब बटा मार्ग की संख्या, तो यानी 100 बटा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आखिरी प्रश्न को देखकर कार्यक्रम को विदा करते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है विद्यार्थी जी, इलेक्ट्रिक आयरन को आप लोगों ने प्रयोग किया है, देखा है। कह रहा है इसमें हीटिंग एलिमेंट किसका बना होता है? तो सोल प्लेट के भीतर वाला भाग है, उल्टा वाले भाग में तो हमको हीट ही मिलेगा, आयरन करेंगे। ये जो आपका दिख रहा है साहब, यह क्या है? निकेल प्लस क्रोमियम का है, नाइक्रोम का बना हुआ है। नॉर्मली थोड़ा थोड़ा और भी एलॉय इसमें रहता है, मटेरियल रहता है, लेकिन नॉर्मली निकेल कितना, क्रोमियम कितना, 20। जरा जरा सा थोड़ा थोड़ा और भी पदार्थ रहता है, लेकिन मोटा मोटी हम लोग 80-20 लेके चलते हैं। उत्तर क्या हो जाएगा? निकेल और क्रोमियम। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थी, आप लोग कंप्यूटर का टेस्ट अब दीजिए।